हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो एंटी एड्रेनर्जिक सिस्टम या एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग क्या हुए? ये ऐसा ड्रग हुआ जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को, उसके एक्शन को ब्लॉक करेंगे या उनको एंटागोनाइज करेंगे। तो हमें याद है कि एड्रेनर्जिक सिस्टम में दो टाइप के रिसेप्टर थे, एक था अल्फा और बीटा। ठीक है, वो रिसेप्टर के थ्रू अपना एक्शन करते थे। तो हम एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स या एंटी एड्रेनर्जिक सिस्टम में देखेंगे कि हम कैसे इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं, मींस अल्फा और बीटा ब्लॉकर्स के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज देखेंगे अल्फा ब्लॉकर के बारे में, फिर उसके बाद देखेंगे बीटा ब्लॉकर के बारे में। तो आज का टॉपिक होगा हमारा अल्फा ब्लॉकर। उसके बाद हम देखेंगे बीटा ब्लॉकर। तो सबसे बेटर अगर हम ये समझे कि अल्फा रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, उनका क्या क्या एक्शन है। अगर अल्फा रिसेप्टर का साइट और उसका एक्शन पता चल जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि अल्फा ब्लॉकर का क्या होगा, क्योंकि वो एक्शन जस्ट इसके ऑपोजिट होगा। जैसे अल्फा रिसेप्टर क्या करता था, वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता था, बट अल्फा ब्लॉकर क्या करेगा, वैसो डायलेशन। तो जस्ट उसका ऑपोजिट होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्फा रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो हमने वैसे ये ऑलरेडी कवर कर रखा है हमारे अल्फा बीटा रिसेप्टर पे, मींस एड्रेनर्जिक रिसेप्टर वाले टॉपिक पे। तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देखना, तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अल्फा रिसेप्टर कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं और उनका क्या क्या एक्शन है। ये हुए अल्फा रिसेप्टर का एक्शन और साइट। हमें पता है जो भी इसका एक्शन होगा अल्फा ब्लॉकर का जस्ट ऑपोजिट होगा। जैसे स्मूथ मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मूथ मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन कम हो जाएगा। अल्फा ब्लॉकर क्या करेगा, कॉन्स्ट्रिक्शन कम करेगा। जैसे हमारे जीआईटी में, इससे हमें लूज मोशन हो सकता है। फिर प्री साइनेप्टिक गैंग्लिया में, प्री साइनेप्टिक गैंग्लिया के थ्रू वो अपना एक्शन आगे भेजता है। अगर हम ब्लॉक कर देंगे प्री साइनेप्टिक गैंग्लिया को, तो फीडबैक मैकेनिज्म वर्क नहीं कर पाएगा और कंटिन्यूअस ट्रिगरिंग होगी, कंटिन्यूअस स्टिमुलेशन होगा फर्दर पोस्ट साइनेप्टिक नर्व का। फिर आता है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल पहले यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा, डायलेट। हमें याद है ना, अल्फा क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन, ए बी सी डी, अल्फा कॉन्स्ट्रिक्शन, बीटा डायलेशन। फिर किडनी में वाटर रिटेंशन करके बीपी बढ़ाने में हेल्प करता है। और आंखों में माइड्रियासिस, माइड्रियासिस करेगा। तो इस केस में क्या होगा, मायोसिस होगा। किडनी में वाटर रिटेंशन करके जहां बीपी बढ़ रहा था, इस केस में क्या होगा, बीपी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं अल्फा ब्लॉकर ड्रग्स कौन कौन से हैं। तो ये हो गए आपके ड्रग्स अल्फा ब्लॉकर के। अल्फा ब्लॉकर को मेजरली दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला नॉन इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम टाइप। ठीक है, इनको इक्विलिब्रियम टाइप को कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट भी कहा जाता है। अब सवाल है कि नॉन इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम टाइप में क्या फर्क आता है। ठीक है, इनको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ड्रग भी कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ, इरिवर्सिबल का मतलब ये हुआ कि जो एक बार बाइंड कर चुका है वो वहां से हटेगा नहीं, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इरिवर्सिबल ड्रग भी कहा जाता है, जबकि इनको रिवर्सिबल ड्रग भी कहा जाता है। कहीं पे लिखा होगा, आपको मिल जाएगा कि इक्विलिब्रियम टाइप इज रिवर्सिबल। तो इस केस में क्या होता है, मान लेते हैं ये कोई रिसेप्टर है। ठीक है, यहां पर ड्रग आके जब बाइंड करेगा तो इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड जब इसके साथ बना लेगा तो ये मान लो परमानेंट फिक्स हो गया इसके साथ। ठीक है, जैसे फेविकॉल से चिपका दिया इसको। अब ये यहां से हटेगा ही नहीं, ये परमानेंट उसको ब्लॉक कर देगा। तो इस केस में क्या होता है, अब हमें पता है सेल कंटिन्यूअस रीजनरेट होता रहता है, हमारी बॉडी में सेल बनता है, डिस्ट्रॉय होता रहता है, बनता है फिर डिस्ट्रॉय होता रहता है। इस केस में जब ये एक बार बाइंड हो चुका है तो 3-4 दिन वहीं पे बंधा रहता है। उसके बाद जब तक न्यू रिसेप्टर जनरेट नहीं होते तब तक ये यहाँ पे बंधा रहता है, और ये जब तक ये रिसेप्टर डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता तब तक कंटिन्यूअस ये अपना एक्शन शो करते रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि ये इरिवर्सिबल है और ये रिवर्सिबल है, मींस कुछ टाइम बाद अपना एक्शन शो करके हट जाएंगे।
कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट हमें ऑलरेडी पता है क्या है, वो अपने साइड पे एगोनिस्ट से कंपटीशन करके एगोनिस्ट के साइड पे आके बैठता है, इसीलिए इसको कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट कहते हैं। क्या हुआ इसका मतलब कि ऐसे ड्रग एगोनिस्ट के साइड पे आके बैठते हैं, मींस एगोनिस्ट को हटा के खुद उस चेयर पे बैठ जाएंगे और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेंगे, तो इसलिए हो गया इक्विलिब्रियम टाइप या कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो आपको क्लियर हो गया होगा इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। इरिवर्सिबल में वो एक बार आके बैठेगा तो वहां से हटेगा नहीं जब तक न्यू रिसेप्टर ना बने। तो नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में ड्रग आता है बीटा हेलो एल्कामाइन, जिसका एग्जांपल है फिनॉक्सीबेंजामीन। ठीक, ये हो गया इसका एग्जांपल, ये कंप्लीट। फिर अगर हम इक्विलिब्रियम टाइप को देखें तो इसको फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, अल्फा 1 सेलेक्टिव, अल्फा 2 सेलेक्टिव और नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब हुआ या तो ये अल्फा 1 पे बैठ सकते हैं, अल्फा 2 पे भी बैठ सकते हैं या दोनों पे बैठ सकते हैं, इनकी कोई सिलेक्टिविटी नहीं है, ये किसी पे भी बाइंड करके अपना एक्शन शो कर सकते हैं। तो अल्फा 1 के एग्जांपल है प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, और अल्फा 2 के हुए योहिम्बिन। फिर आता है हमारा नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव को फर्दर 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। ये कौन कौन से हैं? अर्गोट एल्कोलाइड्स, हाइड्रोजनेटेड एल्कोलाइड्स, इमिडाजोलिन और मिसलेनियस ड्रग। तो आप इसके एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अर्गोटामीन, अर्गोटॉक्सिन, ये हाइड्रोजनेटेड है इसलिए डायहाइड्रो अर्गोटामीन या डायहाइड्रो अर्गोटाटॉक्सिन। फिर इमिडाजोलिन में पेंटोलामीन और मिसलेनियस में क्लोरप्रोमाजिन। तो ये हो गए आपके ड्रग्स, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं क्या एक्शन है। तो एक्शन तो हमने ऑलरेडी वैसे बेसिकली डिस्कस कर रखा है कि जो भी अल्फा रिसेप्टर का एक्शन होगा ये इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। इसके अलावा कुछ एडिशनल हम एक्शन देखते हैं, क्या क्या हो सकता है, इसका क्या वर्क हो सकता है, वो अगर हम देखें तो यूजेस देखते हैं हम। यूजेस एक्शन क्या होगा इन ड्रग्स का। तो सबसे पहला हमें पता है क्या करेगा वो, वैसो डायलेशन, हमारे बीपी को कम करेगा। तो एक तो हो गया, हम कहां पे यूज कर सकते हैं, हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये मायोसिस कॉज कर सकता है। इसके बाद हमने देखा था कि अल्फा रिसेप्टर हमारे इजैकुलेशन के लिए हेल्प करता है। अगर किसी पर्सन को इम्पोटेंसी है तो हम अल्फा ब्लॉकर देख के उसकी इम्पोटेंसी को हटा सकते हैं। इम्पोटेंसी का मतलब हुआ कि किसी पर्सन को बहुत जल्दी वो इजैकुलेट कर देता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अल्फा ब्लॉकर देंगे जिससे उसका इजैकुलेशन टाइम बढ़ सकता है, ठीक है। फिर हमने देखा वो स्मूथ मसल में भी एक्ट करता है। स्मूथ मसल में अगर वर्क करेगा तो वो क्या हो सकता है, हम कॉन्स्टिपेशन में इसको दे सकते हैं जिससे जीआईटी मोटेलिटी बढ़ सके। तो हम कब दे सकते हैं, जीआईटी मोटेलिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इंक्रीज जीआईटी। इसके बाद आता है फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा एक टाइप का ट्यूमर है जो हमारे एड्रेनल ग्लैंड में होता है, ठीक है, काइंड ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे क्या होगा कि कंटिन्यूअस एड्रेनलिन का रिलीज होता रहेगा जो हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। अगर कोई भी रिसेप्टर जैसे अल्फा बीटा कंटिन्यूअस स्टिमुलेट होंगे तो वो हमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जैसे टैकीकार्डिया हो गया, फिर हमारा बीपी बढ़ना, इसके अलावा वेरियस माइट्रियासिस हो गया, इसके अलावा डिफरेंट जो भी एक्टिविटी होगी तो वो इफेक्ट होगी। तो हम अल्फा ब्लॉकर देके इसकी एक्टिविटी को कम कर सकते हैं, या इसके जब रिमूव किया जाता है ऑपरेशन के दौरान तब भी हम अल्फा ब्लॉकर देके एटलीस्ट उस टाइम इसकी एक्टिविटी कम हो सके और फिर उसको सर्जरी करके निकाला जा सके। इसके बाद आता है बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, जिसको बीएचपी भी कहा जाता है। तो ये स्पेशली मेल में क्या होता है, बीएचपी या बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट में प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाता है, वो फूल जाता है। तो इस केस में यूरिनेशन में दिक्कत होती है, तो हम अल्फा ब्लॉकर देके उस पर्सन को इजीली यूरिनेट करवा सकते हैं। तो ये हो गया यूजेस आपके। फिर इसके बाद आता है साइड इफेक्ट। हम कोई भी ड्रग दे रहे हैं तो ऑफकोर्स उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला साइड इफेक्ट है हमारा टैकीकार्डिया। ये कैसे हो रहा है हमें पता है, प्रीसाइनेप्टिक गैंग्लिया में हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर अल्फा 2 रिसेप्टर होगा तो हमें पता है जब ये एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है, ये इस पे आके क्या कर रहा है, फीडबैक मैकेनिज्म से इसको रोक रहा है कि और रिलीज मत करो। तो अगर यही ब्लॉक होगा तो क्या होगा, कंटिन्यूस यहाँ से नॉरएपिनेफ्रिन, नॉरएड्रेनालिन रिलीज होगा हमारे न्यूरॉन से। तो ये आगे अपने पोस्ट सिनेप्टिक गैंग्लिया को एक्टिवेट करेगा।
फिर ये इसको हमारे मान लो ये अगर हार्ट का मसल है तो हार्ट को स्टिमुलेट करता रहेगा, एबी नोड को स्टिमुलेट करेगा, एबी नोड एसए नोड को। इससे क्या होगा, हमारे बॉडी में टैकीकार्डिया कॉज होगा, ठीक है। फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। उसके बाद आता है नेजल स्टिफनेस। हमें पता है हम ड्रग जो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग है ये क्या करेंगे, नेजल स्टिफनेस करेंगे। हमने ऑलरेडी देखा है एड्रेनर्जिक ड्रग हम दे रहे हैं जिससे नोज की ओपनिंग हो सके, ठीक है, सांस लेने में आसानी हो। तो यहाँ पे उसका ऑपोजिट एक्शन होगा। फिर हमें पता है कि क्या कर रहा है, जीआईटी की मोटेलिटी बढ़ा रहा है। पर किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि इतना मोटेलिटी बढ़ जाए कि वो लूज मोशन के टाइप में हमारे सामने आए, ठीक है, उस पर्सन में। इसके अलावा रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंशन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम भी ये एक्टिवेट करेगा। कैसे, हमें पता है ये वैसोडाइलेशन कर रहा है। वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड में, हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ये ब्लड फ्लो हमारे किडनी तक भी जाता है। किडनी में जब ब्लड फ्लो कम हो जाता है, मींस वहां पे जब ब्लड का इनपुट कम होता है, तब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है जिससे बीपी को बढ़ाया जा सके। हमारा किडनी का ये ऑटोमेटिक फंक्शन है कि जिससे वो ब्लड प्रेशर को बढ़ा के प्रॉपर ब्लड प्यूरिफाई कर सके या फिल्टर कर सके। तो रास सिस्टम के बारे में हम कभी और वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल ये आपके हो गए साइड इफेक्ट। अब आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं बीटा ब्लॉकर।